चलो रिवाइज हो गया, टॉपिक डालिए नेक्स्ट, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। देखो इधर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये पेन दे दो उसको कोई। चल बैठ, चल वही दे पेन दे, चल बैठ। लड़की बन गया, ब्लैक रेड पिंक। चलो इधर देखो, इस क्वेश्चन को पहले देखो बढ़िया से, इधर हल्ला नहीं। क्वेश्चन देखने के बाद आपको खाली यहाँ पर ये बताना है, अभी कुछ नहीं समझो, फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको खाली प्रैक्टिकल सोच के इसको बताना है कि अगर यहाँ भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी फ्रिक्शन है, तो इसमें क्या क्या केस पॉसिबल हो सकता है। जैसे पहला केस हम ही बता देते हैं, दोनों रुका हुआ हो। ठीक है, पहला केस दोनों रुका हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और क्या केस हो सकता है, तू बता, पेन वाला। हाँ बता। दोनों मूव कर रहा, बहुत बढ़िया, बैठ जा। एक केस तुम बताओ, M1 रुका हुआ और M2 मूव कर रहा हो, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोनों दोनों रुका हुआ हो, दोनों चल रहा हो। तीसरा ये बोली कि M1 रुका हो, M2 आ रहा हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और कोई केस नहीं। तो अब इन तीनों केसेस में कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस हो रहा है, अब इसको निकालेंगे कैसे फिजिक्स में। हाँ मतलब दिमाग आ गया होगा तो क्वेश्चन लिखो फिर। अगर दिमाग आ गया कि अब हम कैसे कैलकुलेट करें तो क्वेश्चन लिखिए सीधा, और मेरे को एक एक करके बताओ कि क्या होने वाला। SC वर्मा है किसी के पास? नहीं, यहाँ 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 कोई SC वर्मा को लेके चलता हो है? बहुत बढ़िया। 12th का तो नहीं लिया ना, 11th है ना? दे दो, वो दे दो, क्वेश्चन दे दो। पहले डायग्राम बना लिए सब लोग। डायग्राम में M1 का वैल्यू, इसको लो 2 kg, इसको लो 4 kg, और इसको लो 0.2, और इसको लो 0.3। चलो बताओ तो क्या होगा। अच्छा थीटा भी था ना, 30 डिग्री। चलिए बनाइए इसको, समय आपके पास है काफी, ट्राई करो। क्या होगा, दोनों रुका रहेगा, दोनों मूव करेगा, या M1 रुका रहेगा, M2 इधर आएगा? एकदम सोचो, एकदम प्रैक्टिकली कि क्या हो सकता है।
क्या हो सकता है इसमें? रुका रहेगा, मूव करेगा, क्या होगा? और अभी तुम लोग जितना केस बताया ना, उससे भी बहुत ज्यादा केसेस है, अभी हम बताएंगे आगे। पहले एक बार तुम लोग, हाँ हो सकता है। कौन सा केस हुआ? दोनों स्लिप कर रहा है? तो अब बताओ, दोनों स्लिप कर रहा होगा तो क्या होगा? देखो अब इधर देखो, हम बताते हैं, ठीक है? एक एक करके समझना। सबसे पहले धागा होगा हटा दो, सिर्फ M1 को चेक करते हैं, सिर्फ इसको M1 को जब चेक करेंगे कि ये स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, डायरेक्ट कैसे चेक करना? टेन थीटा से। टेन 30 डिग्री कितना होता है इसका अप्रोक्स वैल्यू? देखे हो? ये सब याद रखो, वैल्यूज काम आएगा। देख लो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है एग्जैक्ट। मेरे पास कैलकुलेटर है क्या? कैलकुलेटर, कुछ नहीं है मेरे पास। देखो तो कितना आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट्स, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 2.732 कितना आ रहा है? हाँ 1.732 कितना आ रहा है? 0. बस 0.57, ठीक है। तो अगर टेन थीटा 0.57 है, म्यू1 का वैल्यू कितना है? 0.3, और इसका वैल्यू कितना है? 0.2। इसका मतलब दोनों रुका रहेगा कि दोनों स्लिप मारेगा? दोनों स्लिप मारेगा। अब जब स्लिप मारेगा तो अब होगा क्या, आप समझो ध्यान से। अभी समझो ही नहीं कि रोप लगा हुआ है। एक काम करो, इसका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालो A1, और इसका एक इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालो कितना? A2 निकालो तो सब कितना आ रहा है। भूल जाओ कि वहां रोप है। A1 और A2 निकालो सब लोग, FBD बना के। A1 और A2 FBD बनाकर। देखो एक्सेलरेशन कैसे होगा, तो कोई भी मास M1 है तो इधर कौन खींच रहा होगा उसको? M1G साइन थीटा। और इसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लगता है इंक्लाइंड प्लेन में? म्यू mg cos थीटा। सब याद रखो। तो नेट फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए उसको m से क्या करना होगा? डिवाइड। तो इंक्लाइंड प्लेन में अगर देखा जाए एक्सेलरेशन, तो आएगा g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। g कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अच्छा, ये एक्सेलरेशन इसका भी होगा और उसका भी होगा, खाली दोनों में फर्क क्या है? दोनों का में म्यू का। तो देखो तो किसका A1 और A2 सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? देखो तो अलग अलग है। तो अलग अलग अगर आ रहा है तो अब मेरे को बताओ, A1 ज्यादा कि A2 ज्यादा? इसी इसी से तुरंत थोड़ा मैथ्स अगर पढ़े होंगे तो सब में कॉमन है, खाली यहाँ म्यू चेंज है। अच्छा, जिसका म्यू ज्यादा होगा, ये वाला टर्म ज्यादा होगा, तो ये टोटल वैल्यू कम होगा। जिसका म्यू कम होगा, इसका टोटल वैल्यू ज्यादा होगा।
इसमें दोनों का म्यू किसका ज्यादा है? अगर इसका म्यू1 ज्यादा है तो इसका A1 कम है, यानी A1 का वैल्यू कम है और A2 का वैल्यू। अब सोचो कि अगर A1 का वैल्यू कम है और A2 का वैल्यू ज्यादा है, दोनों नीचे तो आएगा, स्ट्रिंग दोनों के बीच में टाइट रहेगा कि लूज कर जाएगा? लूज कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब अगर हम इसी म्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, समझना ध्यान से, अगर इसी म्यू को इंटरचेंज कर देते हैं तो अब मेरे को बताओ A1 ज्यादा कि A2 ज्यादा? इस केस में टेंशन का वैल्यू 0 रहेगा। अब अगर हम म्यू इंटरचेंज कर दें, म्यू अगर चेंज हो जाएगा तो अब A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू। अब सोचो कि अगर A1 का वैल्यू ज्यादा और A2 का वैल्यू कम है तो ये रस्सी तोड़ के तो आगे जाएगा नहीं, तो इसका मतलब स्ट्रिंग टाइट रहेगा। और स्ट्रिंग अगर टाइट रहेगा तो अब दोनों को सेम एक्सेलरेशन से जाना होगा कि अलग एक्सेलरेशन से? सेम एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा तो टोटल एक सिस्टम मान लेंगे, इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला कौन और रोकने वाला कौन, तो टोटल फोर्स निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझ में आया है? सब पार हो गया? ठीक है, समझो अच्छे से। ठीक है, फ्रिक्शन बहुत ट्रिकी चीज है। पहले चीज में क्या देखना है सबसे पहले, यानी कि एक काम करते हैं हम, एकदम स्टार्टिंग से बताते हैं। ठीक है, एक एक करके केसेस बताते हैं। M1 M2 बीच में एक धागा लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट किए कोई भी, अब हम ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी सॉल्व भी करवाएंगे यही क्वेश्चन, अभी हम खाली बता रहे हैं कितना केसेस पॉसिबल होगा। सबसे पहला केस, M2 रुका हुआ है, ये रेस्ट पर है, निकालें, ये रेस्ट पर निकला और ये भी रेस्ट पर निकला, दोनों रेस्ट पर रहा। बोला कि भाई हम भी नहीं जा रहे हैं, वो भी नहीं जा रहा। ठीक है, इस केस में टेंशन होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ। पहले से नहीं, हम ऐसे रख दिए। ठीक है, ऐसे रखा हुआ और दोनों को छोड़ दिए। यहाँ इसको फ्रिक्शन रोक लिया, यहाँ भी इसको फ्रिक्शन रोक लिया, तो बीच में जो धागा होगा वो टाइट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जब इसको फ्रिक्शन रोक रखा है, इसको भी फ्रिक्शन रोक रखा है, बीच में हम धागा लगा दिए, तो धागा टाइट होगा कभी? धागा टाइट कब होगा? जब ये नीचे जाना चाहेगा। इस केस में टेंशन का वैल्यू कितना? 0। सेकेंड केस, ठीक है, ये वाला समझना ध्यान से। हाँ, M2 का टेंडेंसी है मूव करने का, यानी M2 के पास उतना फ्रिक्शन है कि नहीं है? नहीं, वो मूव करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग को क्या रखेगा? टाइट। ये बोला कि हम मूव नहीं करेंगे, मेरे पास इनफ फ्रिक्शन है, तब होगा क्या? ये मूव करना चाह रहा है और वो बोला भाई मेरे पास तो फ्रिक्शन है, अब मूव नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे फिर? अब डिपेंड करेगा कि ये धागा टाइट हो गया तो ये भी इसको फिर खींचेगा। अब क्या करेंगे कि हम पूरे को एक क्या मान लेंगे? एक सिस्टम। और उस पूरे सिस्टम में टोटल खींचने वाला कौन होगा? M1G sin थीटा और इधर M2G sin थीटा, और इसको रोकने वाला कौन कौन होगा? फ्रिक्शन। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर यहां पर इधर वाला कंपोनेंट यानी G sin थीटा वाला कंपोनेंट पूरे सिस्टम का अगर फ्रिक्शन वाले से ज्यादा हो गया तो स्लिप करेगा। यही करेगा कि पूरा सिस्टम? पूरा सिस्टम। और उस केस में एक्सेलरेशन सेम कि अलग अलग? सेम हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इधर G sin थीटा जो खींच रहा है वो फ्रिक्शन का वैल्यू से कम है, इसका मतलब सिस्टम रुका रहेगा कि मूव करेगा? रुका रहेगा। और उस केस में धागा टाइट कि 0 होगा? टाइट होगा, तो कुछ ना कुछ तो टेंशन आएगा। यहां तक समझे? थर्ड केस, ये बोला हम भी जाएंगे और ये बोला हम भी जाएंगे, यानी इस केस में दोनों क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब यहां से अगर A1 का वैल्यू A2 से ज्यादा आया तो बताइए क्या होगा? धागा टाइट होगा, तो धागा टाइट होगा तो टेंशन तो लगेगा, और जब टेंशन लगेगा तो इसका मतलब हम तो निकालने के लिए निकाल लिए थे, टेंशन टाइट हो गया ये। तो अब मेरे को बताइए सिस्टम साथ जाएगा कि अलग जाएगा?
सात जाएगा, तो फिर इसको क्या मान लेना, एक सिस्टम की तरह। दूसरा केस, अगर A2 का वैल्यू A1 ज्यादा आया, इस केस में धागा टाइट कि धागा लूज, लूज होगा, टेंशन का वैल्यू 0, और उस अब साथ साथ जाएगा कि अलग अलग, अलग अलग, तो इसका आंसर A1 हो जाएगा, इसका आंसर A2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? A1 ज्यादा हो जाएगा तो इस रस्सी तोड़ के आगे तो निकलेगा नहीं, तो धागा टाइट करके इसको भी खींचेगा, तो दोनों फिर क्या जाएगा, साथ में, इसलिए यहाँ फिर सिस्टम मान लेंगे टोटल। फिर सिस्टम में जितना खींचने वाला जितना रोकने वाला डिवाइडेड बाय टोटल मास। उसके बाद अगर इसका ज्यादा हुआ इसका कम हुआ, तो इसका मतलब टेंशन लगेगा ही नहीं, तो ये अपना अलग जाएगा, ये भी अपना अलग जाएगा। समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो कहीं भी अच्छे से। तो आपको पता रहना होगा कि कब इसको सिस्टम मानना और कब सिस्टम नहीं मानना। हाँ, ये वाला पहले उतारो, हम एक बार और समझाएंगे, पूरा स्टार्टिंग से समझाएंगे, पहले एक बार उतार लो। एक और केस होगा, वो सिंपल सा, ये रुका रहेगा, स्लाइड मार देगा। और इसको तुम लोग चाहे कितना बार कॉपी में लिख लो, जब तक समझोगे नहीं, ये लिखना बेकार है। इसलिए तुमको समझ में आना चाहिए कब धागा टाइट होगा, कब धागा लूज होगा। अच्छा, क्या ऐसा बोल सकते हैं जब भी धागा टाइट होगा दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? और उस केस में दोनों को एक क्या मानना है, सिस्टम। ये याद रखो। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता टाइट। ये टाइट तभी होगा जब M2 नीचे खींचेगा थोड़ा सा, और ये तभी खींचेगा जब फ्रिक्शन कम रहेगा, तो जब ये फ्रिक्शन ही इसको रोक दे, नीचे जाना ही नहीं चाहेगा, क्यों हुआ है? ठीक है, उतारे। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक एक करके फिर से समझा रहे हैं और हम इस बार पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से।
ठीक है, आराम से सोच सोच के बताना। म्यू1 भी टेन थीटा से ज्यादा है, म्यू2 भी टेन थीटा से ज्यादा है, इसका मतलब दोनों स्लिप करेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा। इस केस में दोनों रुका रहेगा, बोथ ब्लॉक विल बी इन रेस्ट। और इस केस में बताओ टेंशन होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्लियर है? लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ, हम सारा केस लिखवा देते हैं, लिखते जाओ। और एक बार फिर से समझ लेना क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है, बहुत आता है। हाँ एकदम एक एक करके लिखो ना, फर्स्ट केस लिखते जाओ। हो गया? हाँ, अच्छा पिछला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो बनना है। अच्छा ये नोट कर लिए? दूसरा, इफ tan theta is greater than mu2 and mu1 is greater than tan theta, बताओ तो इस केस में क्या होगा जल्दी? एक मिनट, यहां से देखो क्या क्या हो सकता है। ये स्लिप करना चाह रहा है और वो स्लिप करना नहीं चाह रहा है, तो यहां से अब दो केसेस बनेगा। अगर ये स्लिप करना चाह रहा है तो धागा टाइट कर लेगा और फिर उसको भी खींचेगा। अब उसका मन कि अब वो रुक भी सकता है और नहीं भी रुक सकता। तो अब यहां से दो केसेस कैसे करेंगे बता। इसका नीचे खींचने वाला m2g sin थीटा और इसको नीचे खींचने वाला, यही होगा। अभी टेंशन का बात ही नहीं कर रहा, टोटल नीचे का फोर्स यही दोनों है। अगर ये फोर्स μ1 m1g cos थीटा प्लस μ2 m2g cos थीटा, देखो क्या क्या लिख दिया, फिर से समझो। ये दोनों कौन सा फोर्स है? नीचे खींचने वाला। अब तो पूरा सिस्टम हम मान लिए, ये दोनों नीचे खींचने वाला और ये दोनों कौन है? रोकने वाला। कौन बड़ा है? खींचने वाला। इस केस में ये रुकेगा कि दोनों साथ जाएगा? साथ जाएगा। तो साथ जाएगा तो एक्सेलरेशन सेम होगा, और इसका एक्सेलरेशन हम एक लाइन में लिख भी दे रहे हैं, देखो ध्यान से। ये बड़ा है ना, तो इन दोनों में से m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, ये खींचने वाला हो गया, माइनस जी कॉस थीटा म्यू m1 प्लस म्यू2 m2, ये नेट फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? m1 प्लस, समझ में आया? और अगर ऐसा हुआ कुछ m2g साइन थीटा प्लस m1g साइन थीटा अगर लेस देन है μ1 m1g cos थीटा प्लस μ2 m2g cos थीटा, बता तो इस केस में क्या है मतलब? इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन मिलके रोक लिया, तो रोक लिया तो एक्सेलरेशन कितना? जीरो। और टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो टेंशन यहाँ नॉन जीरो। चलो इसको नोट डाउन करो। एक मिनट, ये चलना चाह रहा है ना? ये चलना चाह रहा है कि नहीं चलना चाह रहा? चाह रहा है। तो ये जब चाह रहा है तो धागा को टाइट तो करेगा ही वो पक्का। अब उसके बाद ये इसको भी खींचेगा कि तुम भी नीचे आओ, तो वो बोलेगा भाई देखो मेरे पास और फ्रिक्शन रहा तो हम रुक जाएंगे, और मेरे पास कम फ्रिक्शन रहा तो हम भी साथ में चल जाएंगे। दोनों केस में टेंशन होगा, इस केस में भी टेंशन नॉन जीरो होगा। यहाँ एक्सेलरेशन सेम होगा
और यहाँ तो रेस्ट पर आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो केसेस बन रहा है। अब इसको रट मत लेना, हम बस समझा रहे कि एस्टेक का अभी क्वेश्चन हम जस्ट उल्टा कर देंगे, क्वेश्चन दूसरा होगा, कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, इसलिए समझो चीज को कि क्या हो रहा है इसमें। उतारे यहां तक सब लोग जल्दी। ये क्लियर हुआ ना ये चीज? ठीक है, फिर से देखो, फिर से बता रहा है, फिर से समझो। अगर ये केस पता चल गया, ये केस क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये केस होने के बाद M2 मूव करना, मतलब M2 यहां से स्लिप करना चाहेगा, क्योंकि इसके लिए μ2 बड़ा है कि tan थीटा? कौन बड़ा है? tan थीटा। जब भी tan थीटा म्यू से बड़ा होता है वहां स्लिपिंग होता है, और जहां म्यू बड़ा होता है वहां रेस्ट रहता है। तो यहाँ अगर इसके लिए tan थीटा बड़ा है तो इसका मतलब ये स्लिप करना चाह रहा है। तो ये जब स्लिप करना चाह रहा है और ऊपर वाला स्लिप करना नहीं चाह रहा, वो रुका हुआ है मस्त। तो जब स्लिप करना चाह रहा है तो ये नीचे जाएगा, धागा को टाइट करेगा, वो धागा टाइट होगा तो वो M1 को भी क्या करना चाहेगा? स्लिप कराना चाहेगा। अब वो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा उसको चेक करने के लिए हम दो कंडीशन बनाए। यहां पर जो नीचे खींचने वाला फोर्स है वो M1G sin थीटा और यहाँ का M2G sin थीटा, सिस्टम मान लिए दोनों को। अब अगर ये फोर्स यहाँ का फ्रिक्शन और यहाँ का फ्रिक्शन दोनों मिला के ये हो गया, अगर इधर वाला फोर्स ज्यादा हो गया इसका मतलब दोनों को खींच लेगा, और दोनों को खींचा इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम, एक्सेलरेशन लिख दिया पूरा सिस्टम मान के एक्सेलरेशन। अब वो पता चला कि नहीं ये जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन से कम है, इसका मतलब दोनों फ्रिक्शन मिलके रोका कि नहीं रोका? रोक दिए, और रोक दिया तो एक्सेलरेशन जीरो। पर टेंशन जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, रोप तो टाइट रहेगा क्योंकि M2 तो चाहेगा ही नीचे जाना। हाँ, M2 को क्यों रोकेगा? ये तो पहले ही पता चल चुका है कि स्लिप करेगा, तो M2 क्यों रुकेगा? M2 तो पहले ही से बोल रहा है हम स्लिप करेंगे। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है tan थीटा इज ग्रेटर देन μ1 और tan थीटा इज ग्रेटर देन μ2, दोनों दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पर रुकना चाहेगा कि दोनों स्लिप मारना चाहेगा? दोनों स्लिप। जब दोनों स्लिप करेगा तो इसका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन A1 कैलकुलेट कर ले, उसका क्या कर ले A2। यहां से फिर दो केसेस बनेगा कि अगर A1 ज्यादा है किससे? A2 से। तो अगर A1 ज्यादा है A2 से, इसका मतलब इसके बीच जो स्ट्रिंग लगा होगा वो टाइट रहेगा कि लूज कर जाएगा? लूज कर जाएगा। ठीक है, तो टेंशन यहाँ पर जीरो की नॉन जीरो? जीरो। तो इसका आंसर A1 आंसर होगा और A2 आंसर होगा, जो आंसर निकालने हैं। लेकिन अगर A2 बड़ा हो गया A1 से तो ये नीचे जल्दी जाना चाहेगा, पर उसको स्ट्रिंग क्या करेगा? टाइट हो जाएगा, तो यहाँ टेंशन नॉन जीरो होगा। अब अगर स्ट्रिंग टाइट हुआ तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम, और जहां दोनों का एक्सेलरेशन सेम हुआ तो फिर सिस्टम मानना होगा, और अगर सिस्टम माने तो फिर से एक्सेलरेशन वही लिखना होगा। टोटल नीचे खींचने वाला
m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस रोकने वाला म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 और दोनों में g cos थीटा कॉमन आ गया डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस। अब थोड़ा समझ में आया क्या हो रहा है। अगर a1 ज्यादा हो गया तो ये जल्दी नीचे आएगा। अब ये जल्दी नीचे आएगा तो दोनों के बीच धागा लूज कर जाएगा, टेंशन जीरो। अब जब धागा है ही नहीं तो ये अपना अलग चल रहा है, ये भी अपना अलग चल रहा है, तो इसका आंसर A1, इसका आंसर A2। लेकिन अगर A2 ज्यादा हो गया तो टाइट को स्ट्रिंग को टाइट कर देगा, तो उसको बोलेगा तू भी मेरे साथ ही चला, तो साथ जाएगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम। बस अब मत बोलना, रिपीट करना है। अरे वो सब वो मत कर, टकरा जाएगा, ये हो जाएगा वो। हाँ अगर अच्छा यहाँ पर टकरा कब सकता है A1। चलो इसको क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तुरंत फ्रेम हो जाएगा वैसे तो इसका। हाँ और उसका आंसर एक लाइन में लिख सकते हो। ये भी बनाएंगे, अभी रुको, अभी तुम। हाँ हाँ हाँ, इसका एफ मैक्स निकाल लिए, इसका एफ मैक्स निकाल लिया, ठीक है। अच्छा तुमको अब कैसे पता दोनों साथ जाएगा कि दोनों अलग जाएंगे, ये चीज तो कैलकुलेट करना है ना। देखो एफ मैक्स तो निकाल लिए ना, अब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो दोनों जब मूव कर रहा है तो फिर कैसे पता कि स्ट्रिंग टाइट रहेगा कि लूज रहेगा, और तुमको कैसे पता चलेगा कि एक्सेलेरेशन निकाले A1 A2। हाँ तो A1 A2 अब निकाले। अब फिर यहाँ A1 A2 से तुमको पता करना होगा ये ज्यादा है कि ये ज्यादा, कौन ज्यादा है। अब देखो ना, ये वैल्यू कम है ना, तो ये वैल्यू ज्यादा होगा, तो A1 ज्यादा आ गया किसका, इस ये A1 है तो ये ज्यादा आ गया। अब ये ज्यादा अगर आ गया तो टाइट कर देगा वो, ठीक है। अगर तुम सब सही किए हो तो उसके अकॉर्डिंग। इस संडे आना एक्स्ट्रा क्लास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया ना, 4 दिन से आ रहे हो ना, टेस्ट भी है ना। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अच्छा एक लास्ट बचता है, ये तुमको बता दो, ये सबसे आसान है वैसे। लास्ट केस सबसे आसान। चलो देख के बताओ तो इस केस में क्या होगा। टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू1, इसका मतलब ये स्लिप करेगा और ये स्लिप, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो इस केस में अगर ये रुका हुआ और वो स्लिप कर रहा है तो टेंशन का वैल्यू A2 का वैल्यू जीरो ही रहेगा, और A1 का आंसर जो आएगा वही लिख देना है, ठीक है। सबसे आसान है ये वाला, ठीक है। इसको भी लिख ही डालो, पूरा खत्म।
अब एक काम करो, ये सीखने के बाद जो क्वेश्चन दिए थे ना, क्वेश्चन दिए थे ना, उसको फिर से बनाओ, वही क्वेश्चन को फिर से बनाओ, और जिसका बन जाए फिर म्यू इंटरचेंज कर लेना। यानी दो क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए। चलो सब लोग लग जाओ, बनाओ, डिस्कस डिस्कस मत करो, खुद से बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो, वही क्वेश्चन बनाओ और जिसका बन जाए म्यू इंटरचेंज मार लो। ये वाला क्वेश्चन एक्सेल, सबका एक्सेलरेशन। चलो क्वेश्चन देख लो, बनाना स्टार्ट करो। tan 30 डिग्री का वैल्यू 0.57 के आसपास। किसी का आंसर आया? आ गया? अच्छा मेरे को ये बताओ, यहाँ दोनों ब्लॉक स्लिप करना चाह रहा है कि रुकना चाह रहा है? स्लिप करना है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 और इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं a2। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग हम ऊपर वाले को a1 माने, नीचे वाले को a2। अगर हम a1 कैलकुलेट करें, अच्छा नीचे a1 मान लें,
चलो नीचे वाला ही A1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम A1 कैलकुलेट करें तो G साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, M कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसका क्या दिया हुआ है म्यू1, A2 हो जाएगा G साइन थीटा माइनस म्यू2 जी कॉस थीटा, यही आएगा। देखो ज्यादा सॉल्व करना भी नहीं, ये नहीं कि हम सब वैल्यू पुट करके पूरा A1 A2 निकाल रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा मैथ्स लगाओ और बताओ कि अगर अच्छा म्यू1 ज्यादा है ना और म्यू2 का वैल्यू क्या है कम, तो अगर यहाँ म्यू1 का वैल्यू ज्यादा है और म्यू2 का वैल्यू कम है तो बताओ A1 A2 में कौन ज्यादा, A2 ज्यादा होगा और A1 कम होगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। तो इसका मतलब A1 का वैल्यू ज्यादा है और A2 का वैल्यू सॉरी A1 का वैल्यू कम है और A2 का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये धागा टाइट रहेगा कि लूज होगा, लूज रहेगा, तो टेंशन का वैल्यू यहाँ 0 होगा। अब अगर टेंशन यहाँ 0 हो गया तो ये अपना अलग चलेगा, वो भी अपना अलग, तो यहाँ वैल्यू सारा पुट कर दो, A1 का जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, यहाँ पुट कर दो, कितना आ रहा है कोई लगभग, मतलब ऐसे वैसे ना 5 माइनस 3√3/2 और इसका 5 माइनस, बस ना, बस इतना ही छोड़ दो, ज्यादा सॉल्व करना नहीं, ठीक है। जो ये बना लिए हो म्यू1 और म्यू2 रिवर्स कर लो जल्दी, और उस केस में बताओ एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन ही निकालना है क्या, हाँ, जब इसको रिवर्स करेंगे तो एक्सेलरेशन सेम होगा, हाँ हाँ, तो वो एक्सेलरेशन हमको चाहिए कितना होगा, एक्सेलरेशन रिवर्स करो और बताओ एक्सेलरेशन कितना, 30 माइनस 7, म्यू2 का वैल्यू लेंगे 0.3 और इसका लेंगे 0.2। अच्छा देख लो, हम सॉल्व कर देते हैं तुरंत। यहाँ पर म्यू2 का वैल्यू ज्यादा है और म्यू1 का वैल्यू कम है, तो म्यू1 का वैल्यू इस बार कम हो गया, म्यू2 का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो A2 का वैल्यू कम हो जाएगा और A1 का वैल्यू ज्यादा। अब अगर A1 ज्यादा हो गया तो स्ट्रिंग टाइट रहेगा, टेंशन नॉट 0 होगा, और जब ये टाइट होगा तो इसका मतलब दोनों को क्या मान लेना है सिस्टम, तो पूरा सिस्टम साथ जाएगा। और अगर उसका एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन लिखे तो नीचे खींचने वाला हो जाएगा m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1g cos थीटा प्लस म्यू2 m2g cos थीटा डिवाइडेड बाय टोटल, बस इसमें सारा वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है 30 माइनस, समझे सब लोग, बाय बाय 6 भी है। चलो अब हम सेम क्वेश्चन नहीं देंगे पर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर देंगे। और देखते हैं कितना लोग समझे इस क्वेश्चन से।
चलो हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और ये क्वेश्चन खुद से बनाओ तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। लिखो फाइंड लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अब ट्राई करो बनाने का। पहले सोचो कि कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। हो गया? नहीं, मिल के नहीं बनाना है, अलग अपने से सोच सोच के बनाना। चलो इसको आप डिस्कस करते हैं। देखो रटने का ट्राई मत करो। सबसे पहले अगर देखा जाए टेन थीटा की अगर बात किया जाए तो टेन थीटा म्यू वन से भी बड़ा है, टेन थीटा म्यू टू से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है।
इसका मतलब दोनों स्लिप करना चाहेगा, तो ये भी नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा, है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ, म्यू1 म्यू किसका कम है, ऊपर वाले। जिसका म्यू कम होगा, तुम प्रैक्टिकली सोचो, जिसका म्यू कम होगा वो ज्यादा स्लिप मारना चाहेगा। इसका मतलब अगर इसका A1 माने और इसका क्या माने A2, तो यहां पर निकलेगा A1 इज ग्रेटर देन A2। अब सोचो कि अगर A1 ज्यादा होगा तो ये इस ब्लॉक को वो क्या करेगा, धक्का मारेगा कि तुम जल्दी जल्दी नीचे चलो। तो जब ये इसको धक्का मार के नीचे ले जाएगा तो ये दोनों अब साथ जाएगा कि अलग अलग, साथ जाएगा। और यही क्वेश्चन में अगर इन दोनों को अलग करके धागा लगा देते हैं तो इस केस में धागा टाइट रहता कि लूज होता, लूज होता। अब दोनों साथ जाएगा कि अलग अलग, अलग अलग। कंसेप्ट जस्ट चेंज हो गया। तो इसलिए रट के मत जाओ कुछ कि अच्छा सर बताए थे ये ज्यादा तो ये कर देना। तो यहाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं A1 ज्यादा और A2 कम, इसका मतलब इन दोनों के बीच नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल नॉन जीरो होगा। अब दोनों अगर साथ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन फिर एक लाइन में लिख सकते हैं, कैसे बताना। इसको इधर जो खींचने वाला होगा वो होगा m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा माइनस म्यू m1g cos थीटा प्लस म्यू m2g cos थीटा डिवाइडेड बाय मास। समझ में आया कि नहीं आया, समझे सब लोग। हाँ धक्का नहीं मारेगा, ये ज्यादा स्पीड चली, ये धीरे चल रहा है। तो तुम सोचो कि तुम ज्यादा स्पीड चलना चाह रहे, धीरे चलना चाह रहे, तो इसको धक्का मार के साथ में नीचे लेके जाएंगे तो दोनों साथ चलेगा। और जैसे साथ चलेगा तो दोनों को क्या मान लेना, सिस्टम मान लेना। बस यही टेक्निक है। किसका क्या जीरो होगा, पहले ये बताओ। पिछले केस में तुमको पहले कैसे पता टी जीरो होगा। हाँ नहीं, टी अगर जीरो आ गया तो फिर तब तो इसका मतलब कि दोनों या तो रुका हुआ है या दोनों मूव कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच धागा लूज है। तो पहले ही पता चल जाएगा, बनाने से पहले ही। हाँ वो रुका रहा है। चलो हो गया। हाँ बता 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 बता। अलग अलग है। A1 A2 ऐड नहीं किए, A1 प्लस A2 नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर देख लिए कि साथ जाएगा तो कंप्लीट इसको एक सिस्टम मान लिए। इसका M1G इसका M2G दोनों को जोड़ दिए और दोनों का फ्रिक्शन जो लगेगा वो दोनों को माइनस कर दिए, ये हुआ। हो गया। चलो तो क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस करता हूँ कुछ और।
ऐसा कभी ट्राई किए हो? ट्राई किए हो ना कि अगर दो दीवार जहां पास पास होता होगा वहां बचपन में दो हाथ ऐसा करके स्टेबल कर लेते होगे, बस वही क्वेश्चन है। तो बचपन में आपका लगभग मास 30 kg ले लेते हैं। अब बचपन में तुरंत थोड़े। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द वॉल। फाइंड द, अच्छा चाइल्ड, फाइंड द force applied by the child on the wall. Find the force applied by the child on the wall to keep himself at rest. To keep himself at rest. चलो बनाइए 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 बनाइए। इधर का 0.8 है, इधर का 0.5 है। देख रहा, वो भी हंस रहा है, बोला नहीं बना पाएगा। कभी ना कभी आएगा। चलो चलो बना 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 बना। देखो जिसका एफबीडी क्लियर होगा आंसर आ जाएगा। एफबीडी सही बनाओ। मास 30 kg। अरे 3 मिनट में ही बनाना होता है। हमसे अभी कुछ नहीं पूछना है। हम क्या बोले, आदमी का खाली एफबीडी बनाओ आंसर आ जाएगा। हाँ? आंसर होगा 8 5 13 1.3 300 बटा। हम अभी कुछ नहीं बता सकते। हाँ, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो, 1 मिनट। हाँ, एफबीडी बनाने में ही गलती की है सब। इधर देखो, हम इस दीवार को इस हाथ से किए तो इस हाथ पे मेरे पे एक नॉर्मल लगेगा, मान लेते हैं N1। इस हाथ से भी लगेगा, क्या लगेगा, N2। ठीक है, mg किधर, नीचे। अच्छा, रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, हाथ में ही। इस हाथ पे, एक हाथ पे इधर लगेगा फ्रिक्शन F1, इधर लगेगा F2। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला, वो रेस्ट में है कि मूव कर रहा है, रेस्ट। तो अगर रेस्ट पर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है,
N1 और N2, और अगर रेस्ट पर है तो N1 और N2 को बराबर होना होगा कि नहीं होना होगा। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि N1 और N2 बराबर है। ठीक है, दूसरा, ऊपर दो फ्रिक्शन है F1 प्लस F2 और नीचे क्या है mg। तो अगर इसको रुके रहना है, इसका मतलब F1 प्लस F2 किसके बराबर, mg। F1 को लिखेंगे म्यू, यहाँ म्यू कितना है 0, इसको लिख लेते हैं म्यू1, इसको क्या लिखते हैं म्यू2। म्यू1 n1 प्लस म्यू2 n2 इज इक्वल टू mg। अच्छा, n1 n2 अलग अलग है कि बराबर है, n कॉमन आ गया। म्यू1 प्लस म्यू2 इज इक्वल टू mg। n इज इक्वल टू mg मतलब हो गया 300, और म्यू1 प्लस म्यू2 कितना हो गया, आंसर आ गया 3000/13। ठीक है, तो हम जो फोर्स लगाए थे वो कौन सा फोर्स लगाए थे, नॉर्मल, वही नॉर्मल का आंसर ये है। अब बताओ क्या टफ था इसमें, खाली एफबीडी बनाना था। ठीक है, चलो एक छोटा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। और ये मानना कि फ्रिक्शन का हम लोग आधा खत्म हो गया। आधा मतलब कंसेप्ट वाइज देखे तो आधा खत्म है। गुड, ठीक है। अभी हम लोग को ये सब पढ़ना है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, यहाँ फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन, इसको खींचेंगे, इसको खींचेंगे, क्या होगा। तो मतलब यहां से कुल मिला के अगर देखा जाए, 1 2 3, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा फ्रिक्शन हम लोग का पूरा। ठीक है, 3 से मैक्सिमम जाएगा तो 4 क्लास, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। नेक्स्ट लिखिए। हाँ पूछिए। क्या क्या, वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी पढ़ लो या रोटेशन पढ़ लो। चलो आगे पढ़ लेते, लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टॉपिक डालो। टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो दो, हल्ला नहीं, हल्ला मत करो। देखो दो टाइप का फ्रिक्शन होता है। अभी अभी तक हम लोग एक ही पढ़ते आ रहे हैं, फ्रिक्शन लगता है, लेकिन फ्रिक्शन दो लगता है, स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े हुए रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, वो सब यहाँ नहीं है। अब दो ही टाइप का होगा, स्टैटिक और काइनेटिक। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वहां स्टैटिक लग रहा है कि काइनेटिक। कितने लोग को आता है हाथ खड़ा करना कि सर हमको पता है स्टैटिक कब लगता है। अच्छा, 2 लोग को पता है, वहां 3 4 5, तुम बताओ स्टैटिक कब लगता है, -1। तुम बताओ, -1, -1। वो आप खुद ले लिया -1। और कोई, पक्का। अच्छा, एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, खाली ट्रू या फॉल्स बोलना। 1 मिनट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है
तो स्टैटिक फ्रिक्शन कभी नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, इधर इधर इधर। अच्छा, हम जब चलते हैं, आराम से समझना, स्टैटिक काइनेटिक बहुत पेचीदा चीज है। हम लोग जब चलते हैं तो हमको चलाने वाला कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन ही है ना, पक्का। तो जब हम लोग आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है? -1। किधर अपोजिट? चलिए इसको समझते हैं अब अच्छे से। जब हमको चलना रहता है तो हम ग्राउंड को किधर धकेलते हैं? पीछे। तो ग्राउंड हमको किधर धकेलता है? आगे। तो हम जब आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन आगे ही लगता है। मेरा पैर का जाने का टेंडेंसी आगे रहता है कि पीछे रहता है? पीछे। हम पैर हमेशा पीछे धकेलते हैं, तो पैर का टेंडेंसी किधर जाना रहता है? पीछे। फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। इसका मतलब जब हम लोग आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे ही लगेगा ना। तो हमको, अच्छा, अगर फ्रिक्शन पीछे लगता है तो हम लोग आगे फिर कैसे चलते हैं? कौन सा फोर्स आगे लेके जाता है? अच्छा, नॉर्मल किधर लगता है? ऊपर। mg किधर? वर्टिकल में नेट फोर्स 0। तो हम तो हॉरिजॉन्टल चलते हैं, तो कोई चलवाने वाला कोई तो फोर्स होना चाहिए, तो फ्रिक्शन ही है। इसका मतलब देखो, सिंपल सा चीज है, जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम अपना पैर किधर लेके जाते हैं? पीछे। तो जब पीछे लेके जाते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे धकेलते हैं, तो वो हमको किधर धकेलता है? आगे। तो हम पे फ्रिक्शन आगे लगता है। ठीक है। अब जब हम लोग चल रहे होते हैं तो यहां तक क्लियर है, फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। इसके बाद कोई बहस नहीं। अब हम लोग जब चलते हैं आगे, फ्रिक्शन जो आगे लगता है वो स्टैटिक की काइनेटिक? चलो इसको राज को खत्म कर देते हैं। देखो, फ्रिक्शन तभी लगता है जब दो सरफेस के बीच कांटेक्ट हो और दोनों के बीच टेंडेंसी हो किसका? स्लिपिंग का। या तो टेंडेंसी या फिर स्लिपिंग हो चुका हो। अब याद रखना, जब तक टेंडेंसी है स्लिपिंग का और स्लिपिंग नहीं हो रखा हो तब तक कौन लगेगा? स्टैटिक। ठीक है। टेंडेंसी है पर स्लिप नहीं हो तो कौन सा लगेगा? स्टैटिक। और स्लिप, दोनों के बीच स्लिपिंग हो चुका हो तो कौन सा लगेगा? कभी मत बोलना मोशन में, ये सब नहीं। सिंपल देखो, सरफेस, अगर दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रहा है तो कौन सा? काइनेटिक। और अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा हो तो स्टैटिक। अब मेरे को बताओ, जब हम लोग चलते हैं तो कौन कौन सा दो सरफेस कांटेक्ट में होता है? एक हमारा पैर और एक ग्राउंड। तो जब हम लोग चलते हैं तो पैर और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग होता है कि स्लिपिंग नहीं होता? नहीं होता। तो जब स्लिपिंग नहीं होता है तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। लेकिन जब कोई लोग डांस मून वॉक करता है कोई, तो उस केस में पैर और सरफेस के बीच स्लिपिंग होता है, उस केस में क्या लगता है? समझ में आया? तो अब तुमको हम एक चीज बता रहे हैं, सिंपल बताना। इस बुक के ऊपर हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिए, बैठ जाए, यहां से दिख जाएगा। और हम इसको हम कुछ नहीं हाथ लगा रहे हैं, हम इस बुक को पकड़ के आगे लेके आए। इसका एफबीडी बनाना, इसका एफबीडी। अगर इसका एफबीडी बना, इसका एफबीडी बनाने में कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल और mg। ठीक है। और इसको धीरे धीरे ऐसे आगे लेके आए। तो अगर सिर्फ नॉर्मल और mg लगा तो वर्टिकल में नेट फोर्स 0, तो हॉरिजॉन्टल में आया आगे कैसे जब कोई फोर्स ही नहीं है? अच्छा, कौन सूडो बोला? तुम लोग जहां से ऑब्जर्व किए वो यही कॉपी में बैठ के देखे कि ग्राउंड से? ग्राउंड से कोई सूडो फोर्स नहीं लगता। तो अब मेरे को बताओ कि अगर इस पे हम फोर्सेस ड्रॉ करें, तुम ही लोग ऑब्जर्वर है, तो इस पे सिंपल हम बनाएंगे नॉर्मल और नीचे mg। तो जब हम इसको खींच के आगे लेके आए तो हम तो इसको पकड़ के लाए, तो ये आगे कैसे आया? तो इसके ऊपर फ्रिक्शन, आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर कौन लगा? फ्रिक्शन। किधर लगा होगा? आगे कि पीछे? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ, ये आगे गया तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे ही लगेगा ना। ठीक है। वो फ्रिक्शन स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक, क्योंकि दोनों के बीच स्लिपिंग हुआ क्या? तो आपको सिंपल इतना ही याद रखना है, दो सरफेस के बीच में अगर स्लिपिंग हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक, सॉरी काइनेटिक।
और अगर स्लिपिंग नहीं हुआ तो स्टैटिक। लिखो, लिखवाते हैं, लिखो, इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, if there is no slipping between the contacts, if there is no slipping between the contacts but has a tendency of slipping, but has a tendency of slipping, टेंडेंसी है पर स्लिपिंग नहीं है, तो उस केस में कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या लिखे? इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स बट हैज अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, टेंडेंसी है स्लिपिंग का लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रहा हो, तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। और काइनेटिक में लिखो, इफ देयर इज स्लिपिंग बिटवीन द सर्फेसेस, if there is slipping between the surfaces, तब तुम्हारा लगेगा काइनेटिक। ठीक है, हम लोग अभी तक खाली म्यू पढ़ते आए थे ना, म्यू को क्या बोले थे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जब स्टैटिक लगेगा तो वहां म्यू एस डिनोट करेंगे और काइनेटिक की जगह म्यू के। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 99.99% में हमेशा स्टैटिक काइनेटिक से क्या रहेगा? ज्यादा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर स्टैटिक काइनेटिक का जिक्र नहीं है, इसका मतलब दोनों बराबर है, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि वहां स्टैटिक की है काइनेटिक की है, तो दोनों अलग अलग लेना है। ठीक है, और इसको तुम लोग प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो कि स्टैटिक क्यों ज्यादा रहता है। जब हमको किसी को जब घिसकाना रहता है तो घिसकाने समय ज्यादा फोर्स लगता है कि घिसक जाता है तब ज्यादा फोर्स लगता है? घिसकाते समय। तो जब घिसकाते समय हमको उसको मूव कराना रहता है तो उस समय स्टैटिक अपोज करेगा कि काइनेटिक? स्टैटिक, क्योंकि वो तो रुका हुआ है, तो सबसे पहले कौन अपोज करेगा? स्टैटिक। तो उस समय ज्यादा लग रहा है ना, और एक बार जब मोशन में आ जाता है तो कौन लगेगा? काइनेटिक। तो कब जब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है? स्टार्टिंग में, तो इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है। हाँ, कभी कभी काइनेटिक ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, कभी कभी केस में होता है ज्यादा। जल्दी इसका बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी। इस केस में आपको सिंपल बताना है, मूव करेगा कि नहीं करेगा और फ्रिक्शन कितना लगेगा। अभी आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देखो, तुमको एफ मैक्स जो निकालना होगा वो स्टैटिक का भी निकालना है और एफ मैक्स काइनेटिक का। स्टैटिक का कितना आया? 30 न्यूटन आ रहा होगा, और काइनेटिक का 24। हम लगाएं कितना? 25। तो सबसे पहले इसको मूव करवाने के लिए किसको अपोज करना होगा? स्टैटिक को। ठीक है, क्या ये मूव करा पाएगा? तो अगर मूव नहीं करा पाया तो इसका एक्सेलरेशन कितना? ठीक है, तो इसको फ्रिक्शन रोक लिया होगा। स्टैटिक वाला कि काइनेटिक वाला? स्टैटिक। और स्टैटिक कितना? 5। बहुत बढ़िया, 25 लगेगा ना, क्योंकि 25 से हम धकेले तो स्टैटिक रोकेगा, और फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम लगता है कि वो एडजस्ट करता है, एडजस्ट। तो इसको रोकने के लिए सिर्फ कितना लगना होगा? 25। और वो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। सेकंड में इस 25 को कर लो 31। 31 नहीं, 30, सॉरी,
30 नहीं, इसको 35 कितना कर ले, 30 35 ही कर लेते हैं। चल उस 25 को 35 कर लो, रुकेगा कि मूव कर जाएगा? एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा इधर 35 अगर जाएगा तो पहले सबसे पहले किसको अपोज करेगा? 30 मूव करवा देगा। जैसे ही मूव करेगा तो अब 30 अपोज करेगा कि 24? 24। इसका मतलब एक्सेलरेशन लिखेंगे 35 में से 24 पूरा पीछे लग जाएगा। 35 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है? यानी जब मोशन हो चुका होगा। और अच्छा फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक की काइनेटिक? समझ आ गया स्टैटिक काइनेटिक का रोल क्या? 30। एक बार हमको पता चल गया कि 30 से ज्यादा है, मूव कर जाएगा। और जैसे ही मूव किया उस समय स्टैटिक का काम खत्म। अब कौन लगना स्टार्ट होगा? हम 35 से इसको धकेले तो 35 को पहले कौन रोकेगा? स्टैटिक। रोक पाएगा? पहले ये बताओ, रोक पाएगा? तो जब रोक नहीं पाएगा इसका मतलब ये आगे बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ा तो अब रोकने वाला ये रोकेगा कि काइनेटिक रोकेगा? तो काइनेटिक पीछे कितना लग गया? 24। और हम कितने से धकेल रहे हैं? तो 35 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है, वो चक्का घूमता है, उस चक्के में फ्रिक्शन लगता है कि नहीं लगता? लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। फ्रिक्शन लगेगा नहीं तो साइकिल आगे जाएगा कैसे? स्टैटिक की काइनेटिक? अब देखो दोनों केस हो सकता है। अब हम समझा रहे हैं, आराम से समझना। अगर हम साइकिल को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, उसका नीचे वाला पॉइंट जो है वो स्लिप नहीं करे, तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। और अगर हम बहुत स्पीड से लेके जाएं तो या फिर ऐसे समझो ना, जब बाइक एक्सेलरेट कर दे अचानक तो पीछे वाला चक्का पहले वो स्लिप करता है फिर आगे बढ़ता है, तो उस केस में स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। काइनेटिक। फिर से बाइक हम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ाएं तो पीछे वाला चक्का स्किड करता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे। उस केस में टायर और ग्राउंड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होता, आराम से ऐसे आगे जा रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं। उस केस में फ्रिक्शन स्टैटिक। लेकिन अगर अचानक एक्सेलरेट कर दिए तो ये चक्का धीरे धीरे आगे जाएगा स्पीड से? स्पीड से। तो फ्रिक्शन ग्राउंड और उसके व्हील के बीच में स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। उस केस में स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। ठीक है। अब एक यहां टॉपिक आता है प्योर रोलिंग। रोलिंग की जगह क्या लिखा रहेगा? प्योर रोलिंग। लिख लो नोट में। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब स्लिपिंग नहीं होता। देखो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ब्रैकेट में लिखना नो स्लिपिंग। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ब्रैकेट में लिखना नो स्लिपिंग। ब्रैकेट में लिखो नो स्लिपिंग। स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, और ब्रैकेट में लिखना नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग को ही प्योर रोलिंग बोला जाता है। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स। चलो साइकिल चलाते हैं ना। इधर देखो, इसे मजाक में मतलब क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहे हैं। अच्छा,
साइकिल में हम लोग जब चलाते हैं तो हम लोग पैडल मारते हैं, पैडल मारते तो ये चेन हम लोग इस चक्के को घुमाते हैं कि पीछे वाले को, पीछे, ठीक है। तो पीछे वाले पे फ्रिक्शन किधर और आगे वाले पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर ड्रॉ करना, एक बार ऐसे ही देख लो। हाँ, बना हुआ कॉपी पेन है सबके पास। बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ, मस्त साइकिल बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ। पता नहीं, इससे ज्यादा डायग्राम हम नहीं बना सकते। इसको बोलते हैं फ्रंट व्हील, नहीं नहीं, फ्रंट और रियर। चलो बनाए सब लोग, चलो कम से कम बनाओ कि आगे पीछे किधर लगेगा फ्रिक्शन। बताएं, चलो। जब हम लोग पैडल मारते हैं उस केस में पीछे वाले चक्के पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, और जहां पैडल नहीं मारते उस पर फ्रिक्शन लगता है पीछे। अब अगर मान के चलो इस पे फ्रिक्शन आगे क्यों लगा, अच्छा इस साइकिल को आगे जाना रहता है कि पीछे, आगे, ठीक है। हम अगर पैडल नहीं मारे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस अगर मान लेते हैं कि इसका इसका भी फ्रिक्शन आगे कर दिए, इसका भी फ्रिक्शन आगे कर दिए, ठीक है, पैडल मारना बंद कर दिए, दोनों केस में फ्रिक्शन आगे ही लगेगा, तो इसका मतलब साइकिल बिना पैडल के ही आगे चल रहा है। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस साइकिल का एफबीडी अगर बनाए तो F1 और F2 अगर दोनों आगे लग गया तो बिना पैडल के भी साइकिल आगे जा रहा है और चलते ही रहेगा, कभी रुकेगा वो? तो क्या लगता है पैडल मारने के बाद साइकिल रुकता है कि नहीं रुकता? ठीक है, अब समझो ध्यान से कि होना हो क्या रहा है, हम घुमा किस चक्के को रहे हैं, पीछे वाला। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो कि अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो जबरदस्ती इस ग्राउंड पे, इस व्हील को तुम ऐसे समझो कि इस टाइप का व्हील है, तो ये जबरदस्ती उस ग्राउंड को किधर धकेल रहा होगा, पीछे। तो जब वो ग्राउंड को पीछे धकेल रहा होगा तो उसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे, ठीक है। क्या ये इस पे हम तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब तुम खुद समझो कि अगर एक व्हील को हम रोल करके खाली छोड़ दें तो वो रोल होते ही रहेगा जिंदगी भर की, रुकेगा? कौन रोका? फ्रिक्शन। इसका मतलब सिर्फ रोल हो रहा है, तो इसीलिए हमेशा इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे। और मजेदार बात अब बताते हैं, जब पैडल मारना बंद करते हैं ना तो दोनों पे फ्रिक्शन पीछे हो जाता है, और जैसे पैडल मारना स्टार्ट करते हैं इस पे फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे। पैडल नहीं मारते हैं तो दोनों चक्के पे फ्रिक्शन पीछे, दोनों चक्का रुकना चाहेगा, वेलोसिटी है ना। जब पैडल, अच्छा पैडल मारना कब बंद करते हैं, स्टार्टिंग में ही, चलाने के बाद ना। तो जब चलाने के बाद कुछ वेलोसिटी आ जाता है तो दोनों फ्रिक्शन अगर पीछे हो गया तो इसका मतलब फिर वो एक्सेलरेट करेगा कि रिटार्ड करेगा, धीरे धीरे रुक जाएगा वो। तो आपको बस इतना याद रखना है, जिस चक्के पे तुम्हारा पीछे, सिंपल याद रखना, पीछे वाले चक्के पे फ्रिक्शन, इस वाले पे फ्रिक्शन आगे, और आगे वाले पे ये ऑलवेज, यहां कोई कुछ नहीं है, यहां हमेशा पीछे लगेगा। जब पैडल मारेंगे तो फ्रिक्शन आगे, और पैडल मारना छोड़ दिए तो फ्रिक्शन पीछे। हाँ, खड़ा हुआ साइकिल है, तुम पैडल ही नहीं मार रहे तो फ्रिक्शन जीरो। जब तुम पैडल ही नहीं मार रहे तो फ्रिक्शन जीरो, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ठीक है। इसमें कोई किसी को कोई संदेह? चलो बस खत्म हो गया।